हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज अंकेश एंड आई एम फ्रॉम मोशन एजुकेशन। आज हम लोग जो है मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम प्री आरएमओ का वर्कशीट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई मेक द डिनोमिनेटर रैशनल। हमें दिया हुआ है 12/3 प्लस √5 माइनस 2√2। तो इसको हम लोग जो है रैशनलाइज करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली क्या करेंगे आप लोग? बहुत सिंपल सा टर्म है। अगर ये टर्म हमें दिया हुआ है 12/3 प्लस √5 माइनस 2√2, तो रैशनलाइज कर दें तो ये क्या होगा? 3 प्लस √5 प्लस 2√2 अपॉन 3 प्लस √5 प्लस 2√2। इजी वे है। 12 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिलहाल 2 मिनट के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। 12 इंटू 3 प्लस √5 प्लस 2√2 अपॉन, यहाँ पे देखो अगर इस टर्म को a और इसको b माने तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला टर्म जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो टर्म फॉलो करेगा, क्योंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो a स्क्वायर मीन्स 3 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। इस टर्म को सॉल्व करें आगे। ऊपर वाला टर्म एज इट इज रहने देते हैं। अपॉन a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दें इस टर्म को, तो 9 प्लस 5 प्लस देखो 2ab तो 6√5। आपको पता है ये टर्म क्या हो जाएगा? 2√2 मीन्स 8। आगे और सॉल्व करते हैं इस टर्म को। तो यहां से देखो बेटा 9 प्लस 5 14 और 14 माइनस 8 6। तो ये टर्म हो गया 12 प्लस 3√5 प्लस 2√2 अपॉन 6 माइनस 6 प्लस 6√5। क्लियर? 6 कॉमन लीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये टर्म हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस √5 प्लस 2√2 और नीचे क्या रह जाएगा? √5 प्लस 1। सिंपली इस टर्म को फिर से रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि अभी भी हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को जो है रैशनल बनाना है। इरैशनल चल रहा है। √5 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्लियरली? तो ये टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट वापस से, तो 5 माइनस 1 4 और यहां पे टर्म क्या रह गया? 2, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वो तो आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अपॉन 2 कर दूं, क्योंकि ये वाला टर्म जो है यहां पे क्या बन रहा है? ये 4 बन रहा है, ये 2 है। अब देखो यहां पे क्या रहेगा? मैं मल्टीप्लाई करता हूं √5 माइनस 1 से इस टर्म को। ठीक है, तो 3√5 माइनस 3 √5 5 माइनस √5 प्लस 2√2, तो ये 2√10 हो गया। √5 और √2 मल्टीप्लाई हो गया और माइनस का 2√2। क्लियर? सिंप्लीफाई करें 3√5 माइनस √5 तो कितना हो गया? 2√5। इस साइड लिख दूं मैं इस टर्म को, वहां से मूव करके इस साइड आ रहा हूं मैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए बस सिंपली। तो ये और ये 5 माइनस 3, तो ये टर्म क्या हो गया? 2 माइनस √5 तो हो चुका है 2√10 माइनस 2√2। तो देखो चाहे तो 2√2 कॉमन ले लेंगे तो √5 माइनस 1 आ जाएगा, तो जरूरत नहीं है। 2√10 माइनस 2√2 ये टर्म यहां से लिखे माइनस अपॉन 4। अच्छा, मैंने ये यहां पर चेंज करिएगा बेटा, क्योंकि ये 2 से मैंने इस 4 को कट किया था, तो ये टर्म 2 बन गया होगा। ओके, तो ये टर्म 2 रहेगा। यहां सभी जगह 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस √5 प्लस √10
माइनस रूट टू। तो हमें यही करना था काम, तो ये हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर मिल जाएगा हमें। एग्रीड है? तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यूज क्या मिली यहाँ पर, 12/3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 को 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 10 माइनस रूट 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। देखो इस तरह का एक है ना स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको बता देता हूं। वैसे तो हम लोग तो इसको थोड़ा सा ट्रिक वे के अंदर स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप टर्म को स्प्लिट कर सके। तो क्या प्रोसेस होगा, सिंपली हम लोग क्या करने वाले कि जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आप क्या करिए, इस वाले टर्म को हमने अज्यूम कर लिया रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसको हमने अज्यूम कर लिया कि इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, रूट एक्स प्लस रूट वाई के। होल स्क्वायर करते दोनों तरफ, तो ये टर्म हो जाएगा 7 प्लस, और ये टर्म क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया। अब देखो यहां पे कंपैरिजन करें तो x प्लस वाई 7 के इक्वल होगा, और रूट 2 से रूट एक्स वाई इक्वल टू 10 के इक्वल है, नॉट 100। तो x प्लस वाई 7, और तो यहां से x इंटू वाई 100 होगा। तो हम लोग देखेंगे अब क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ये दो टर्म दिए, या तो क्वाड्रेटिक बनाए या हम लोग आइडिया लगाएं कि क्या टर्म हो सकता है। अच्छा ये रूट 10 के इक्वल है, तो ये टर्म 10 रह जाएगा जब मैं स्क्वायर रूट हटा दूंगा। ठीक है, तो x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 10 और x प्लस वाई 7 है। तो देखो 10 बनाने के लिए 5 इंटू 2 होना चाहिए, तो x 5 और y 2। यहां से हम लोग कंपैरिजन से और आइडिया से निकाल सकते हैं। तो इससे वैल्यू क्या निकली, x और y हमने फाइंड कर लिया। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10 किसके इक्वल माना था, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y। इस मेथड से आप किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इस तरह का कोई भी टर्म होगा तो यहां पे स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका, रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल टर्म है। मीन्स ये प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा कि क्या हमें करना होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई के इक्वल मान के होल स्क्वायर करते हैं और टर्म्स को कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। इसमें दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 1/2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4। ठीक है, जो दिया हुआ है इससे वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1/2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज करते हैं पहले हम लोग। ठीक, तो x जो हमें दिया हुआ है रैशनलाइज किया, टू माइनस रूट 3/1, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1। तो यहां से x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 के इक्वल आ गई। मैं ऐसा करता हूं, इसे 2 को इस साइड मूव किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये टर्म रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग, ये चीज हमें मिल गई है। फाइंड क्या करना है हमें ये टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4। तो इस टर्म को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, अब देखो मुझे
ये वाला टर्म का वैल्यू पता लगा है तो उसका कहीं ना कहीं यूज करना है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक होता है, मैं इसको कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए इस तरीके से लिख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 चाहिए मुझे, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, प्लस x। अब यहां पे x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है, माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस x, मतलब मैंने x और ऐड किया तो x माइनस भी करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x प्लस 4। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इस वाले टर्म में पहले 3 टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये टर्म क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और लास्ट की 3 टर्म में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको मैं 3 प्लस 1 लिखूं, सॉरी 4 को मैंने क्या किया, सीधा सिंपली 3 प्लस 1 लिख दिया, तो ये तो प्लस, ठीक है, 3 यहां पे कॉमन ले लिया और ये टर्म ऐसा रह गया। अब देखो यहां पे एक चीज क्लियर है, आपको ये तो पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0, तो क्या हो गया 0 प्लस 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। क्लियर है, तो आई थिंक सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही थोड़ा सा जो है ये आपके लिए इजी होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने क्या बोला, इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होते हैं। यहां पे अगर इसे सॉल्व करूं मैं, तो मुझे x दिया हुआ है 3 माइनस 2 रूट 2, मैं 1 अपॉन एक्स निकालता हूं और उसके बाद दोनों का एक्स स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे, 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर का, तो 1 अपॉन एक्स मतलब, तो इसको अगर रैशनलाइज करें तो 3 प्लस ये टर्म हो गया, ये तो 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहां से देखोगे तो ये वैल्यू 9 और ये 8 तो 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करता हूं मैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाल लें, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस, सिंपल है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 माइनस 3 2 जा 6, 12 रूट 2, सेम इसी तरीके से 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला जो है कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस का 2ab, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और रूट 2। अब ये दोनों तो साइन डिफरेंट है, 8 और 9 17 और 17 प्लस 17 34, तो वैल्यू कितना मिला हमें यहाँ पर 34। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें अब अपना। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के पैटर्न में बहुत सारे मिल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोग सबसे पहले क्या किया करो, 1 अपॉन एक्स वाला टर्म मिला, रैशनलाइज करो और जो भी आपको निकालने को बोला है वो फाइंड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, इसका भी डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, कर देते हैं भाई, रैशनलाइजेशन करना है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन रूट 3, अब इस डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करते हैं। हमने इसको लिखा 1 अपॉन, यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये रूट 2 प्लस 1 हो गया। अब इसको रैशनलाइज करें तो क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1, यहां पे बीच में अपोजिट साइन वाली टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, सेम रूट 3 प्लस, अब ये यहां पर आपको पता है a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन रहा है यहां पर, और ऊपर तो जो टर्म है 1 से मल्टीप्लाई हो गया सेम रह जाएगा, रूट 3
इस टर्म को अगर हम लोग लिखें तो ये होगा √3 का स्क्वायर माइनस ये 9 हो गया। उसको ओपन करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये टर्म हो जाएगा इधर √3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2√2। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 प्लस 1 3 से 3 कैंसिल, क्या रह जाएगा माइनस का 2√2। तो ये टर्म बन गया √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन, आपको ये चीज नजर आ रही है ना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 प्लस 1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2√2 रह जाएगा। ठीक, अभी भी क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 का टर्म आ रहा है, रैशनलाइज करने का मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी रैशनल फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसे फिर से √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू √2 2 प्लस √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 तो -4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। और क्या है, अब अरेंज करके लिखना चाहे 2 प्लस √2 प्लस √6 अपॉन -4, तो यहां पर हमने क्या किया, इसे रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को और वैल्यू फाइंड कर लिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, दो पार्ट दिए हुए हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 पावर -1/2 एंड सेकंड 121 अपॉन 169 पावर -3/2। ठीक है, एक्सपोनेंट इन पावर की प्रॉपर्टी लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 64 पावर -1/2। अब क्यूब रूट का मतलब आपको पता है ये पावर होती है 1/3, तो मैं इसे ऐसा लिख दूं, और बाहर इसके ऊपर भी पावर कितना लगा हुआ है, -1/2। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/3 इंटू -1/2 ये कितना हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब 64 को अगर मैं देखूं, क्योंकि 16 पावर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जो नंबर है किसी की पावर 6 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको ध्यान होगा 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं, 2 पावर 5 32, 2 पावर 4 16। तो 64 क्या हुआ, 2 पावर 6 और इस पे पावर कितना है ऊपर, दिस वन 2 पावर -1। इसका मतलब है रेसिप्रोकल होगा पॉजिटिव करने के लिए पावर को, तो ये टर्म हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/2 के इक्वल। इजी है। सेकंड पार्ट देखते हैं अपना। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें यहां पर, 121 अपॉन 169 और इसके ऊपर जो है -3/2 पावर। क्लियर। पावर को पॉजिटिव बनाना है तो टर्म को उल्टा कर दीजिए, मींस 169 ऊपर 121 नीचे, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 169 अपॉन पावर 3/2। अब देखो हमने पॉजिटिव पावर बना लिया, आपको पता है 169 13 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है, तो क्या हुआ 13 अपॉन 11 दोनों पे स्क्वायर है और इस पे पावर कितना है 3/2, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब क्या रह गया 13 अपॉन 11 का क्यूब। क्लियर। बस सॉल्व कर लीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए। तो वैल्यूज कितना मिलेगा, 11 का क्यूब तो था 1331, 13 का क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यूज कितनी मिलेगी हमें, तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी यहां पर 2197 अपॉन 1331। क्लियर है, सॉल्व हो गया ये टर्म, सिंपल थे ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो यहां पे हमें दिया हुआ है इफ a पावर x इक्वल्स टू b, b पावर y इक्वल्स टू c एंड c पावर z इक्वल्स टू a, प्रूव दैट xyz इक्वल्स टू 1 where abc are distinct numbers।
क्लियर है? तो देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये प्रूव करना है, सिंपली है। हमें क्या दिया हुआ है, a पावर x इक्वल टू b, b पावर y इक्वल टू c और c पावर z इक्वल टू a, और x y z इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। a b c r जो है डिस्टिंक्ट नंबर्स है, ठीक। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो अगर a पावर x y z मैं नंबर लेके चलता हूं, तो इसे हम लोग कैसा लिख सकते हैं, a पावर x की पावर y z लिख सकते हैं ना आप, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो a पावर x इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे, b के इक्वल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, a पावर x इक्वल टू b। अब मैं इसे b पावर y पावर z लिख लेता हूं इंटू z, और यहां पर हमें दिया हुआ है b पावर y इक्वल टू c। तो ये c पावर z हो गया, और c पावर z इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, a। तो c पावर z की जगह a रख देते हैं। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, a पावर x y z, यहां पे a पावर 1 है, तो दोनों का अगर पार्ट्स को कंपेयर करें तो क्या हो गया, हो गया टर्म प्रूव, हेंस प्रूव्ड। बस ये हमें प्रूव करना था यहां पर, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बस आपको स्टार्ट करना था, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है, इफ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज अ प्राइम नंबर वेयर n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन n इज, तो n क्या होगा, ठीक। अब देखो जैसा दिया हुआ है हम लोग तो वैसा काम करते हैं, सिंपली गिवन क्या है, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8, ये एक प्राइम नंबर है, p के इक्वल हम लोगों ने अज्यूम कर लिया इस टर्म को। अब देखिए यहां पर क्या पॉसिबिलिटी, थोड़ा बहुत हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैं यहां पे इसे +1 कर देता हूं इसमें, और -1 कर देंगे तो -9 इक्वल्स टू p। अगर इस टर्म को देखेंगे आप ध्यान से, तो ये n+1 का होल स्क्वायर है, इस 9 को उस साइड ले जाएं, अब देखो यहां पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है n+1, और जिसकी वैल्यू p+9 के इक्वल है। अब इससे ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, क्या एनालिसिस कर सकते हैं। ऑल्सो अ प्राइम नंबर, n भी एक प्राइम नंबर होगा, रिलेटिवली प्राइम टू 10, जो 10 के है उसके रिलेटिव प्राइम होगा, रिलेटिवली प्राइम टू 6, 6 के रिलेटिव प्राइम होगा, अ कंपोजिट नंबर, और ये कंपोजिट नंबर होगा या फिर, ठीक है। अब यहां से देखो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं हम लोग, उससे बात बन जाएगी हमारी। तो आपने क्या एनालिसिस किया, यहां से हमें ये तो पता लग गया कि p+9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि p+9 की वैल्यू n+1 के स्क्वायर के इक्वल है, तो p+9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब p+9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें सभी को पता है 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 9 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 16, तो n को क्या होना पड़ेगा भाई, p+9 को 16 अगर बनना है तो n की वैल्यू 7 होनी चाहिए। n अगर 7 है तो यहां पर ऑप्शंस अब हम लोग जज करते हैं, ऑल्सो प्राइम नंबर, n 7 जो है, 7 तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। रिलेटिवली प्राइम टू 10, 7 और 10 क्या रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं क्या, रिलेटिवली प्राइम टू 6, क्या ये 6 के रिलेटिव प्राइम है, बिल्कुल है। अ कंपोजिट नंबर, भी n जो 7 है वो कंपोजिट तो नहीं हो सकता, तो यहां पे दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, A एंड C। क्लियर, रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं
और n जो है प्राइम नंबर है। ये 10 के रिलेटिव प्राइम नहीं हो सकता है, कंपोजिट नंबर तो n है ही नहीं, 7 कंपोजिट नंबर नहीं होता है। क्लियर? तो A एंड C आर ट्रू। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इक्वेशन क्या कह रहा है? इफ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज अ प्राइम नंबर where n belongs to natural numbers, then n is options A है also a prime number, relatively prime to 10, relatively prime to 6, a composite number। तो देखो यहां पे जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है कि n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 एक प्राइम नंबर है, तो मान लेते हैं n स्क्वायर माइनस 2n सॉरी प्लस 2n माइनस 8 इक्वल्स टू p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करते हुए कुछ टर्म फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे मैंने +1 ऐड किया इसमें और -1 भी किया, क्योंकि आप एडिशनल ऐड करेंगे तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब ये टर्म जो है n+1 का होल स्क्वायर है, ये -9, 9 को सेट जंप कर देते हैं। अब यहां से एक चीज तो हमें पता लग गई, p प्लस 9 n+1 के होल स्क्वायर के बराबर है, मतलब p प्लस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इससे तो आप एग्री करेंगे क्योंकि ये नंबर इसके इक्वल है। अब 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके नेक्स्ट p प्लस 9 और यहां पर की p प्राइम होना चाहिए। अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 16। अगर 16 बनना है इसे तो n को 7 होना होगा, या मैं कह दूं p को 7 होना होगा। भाई p प्लस 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो p प्लस 9 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना होगा, तो उसके लिए p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो 9 प्लस 7 16, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और p जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। तो अगर ये 16 है तो n+1 का स्क्वायर 16 के इक्वल, या n+1 इक्वल्स टू 4, और यहां से n की वैल्यू 3 मिलेगी हमें। क्लियर है ये टर्म आपको? अब जब n की वैल्यू 3 मिल रही है, अब ऑप्शंस को हम लोग चेक करें। ऑल्सो प्राइम नंबर, हमें पता है 3 प्राइम नंबर है, इसके दो ही जो है फैक्टर्स है 1 एंड 3। रिलेटिवली प्राइम टू 10, 10 के क्या ये रिलेटिव प्राइम है? रिलेटिवली प्राइम टू 6, 6 के तो रिलेटिव प्राइम हो ही नहीं सकता ये नंबर, क्योंकि रिलेटिव प्राइम होने के लिए HCF 1 होना चाहिए। कंपोजिट नंबर तो क्या है? ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। पहला और दूसरा ऑप्शन ए एंड बी जो है इस कंडीशन में हमारे ट्रू ऑप्शंस है। एग्री हैं आप इसी से? ठीक, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द इक्वेशन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, देन नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज 2, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज 1, नंबर ऑफ ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स satisfying the equation is 1, and number of composite natural numbers satisfying the equation is 1। अब देखो पहले एक बार इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑप्शंस हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन हमें दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। x अगर हम कॉमन ले लें तो ये टर्म बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस है ये, तो ये x इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1, तो x की वैल्यूज क्या हो गई? 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इनमें से कोई भी एक टर्म 0 हो सकती है, या तो x 0 या x माइनस 1 0 या x माइनस 2 0। उससे x की वैल्यू क्या मिली हमें? 0, 1 एंड 2। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है ये। नंबर ऑफ इवन इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज 2, हाँ इवन इंटीजर है 2। नंबर ऑफ ऑड इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज 1, ये भी है 1। नंबर ऑफ ऑड प्राइम नेचुरल नंबर, ऑड प्राइम नंबर यहां पर है ही नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है बट ये इवन होता है, 0 और 1 प्राइम नंबर ही नहीं होते हैं। नंबर ऑफ कंपोजिट नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कंपोजिट नंबर भी नहीं है यहां पर, ठीक है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 इवन प्राइम नंबर है,
तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर? फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी जो है वो दोनों ही यहाँ पर ट्रू है। ठीक, अगला पार्ट देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मैच करना है आपको यहां पर ये टर्म कि भाई ये जो 2,3 है ये पेयर ऑफ प्राइम्स है, इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स, इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स और इज अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स यहां पर। तो देखो 2,3 इज अ पेयर ऑफ प्राइम्स, मैं ए के साथ देखता हूं, क्या लगता है आपको? कंफर्म है? मींस ए जो है पी से तो लिंक करेगा ही करेगा। इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स क्या होता है? इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स, को प्राइम क्या है? इज अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स। 2,3, 3 तो इवन नंबर नहीं होता, मींस ये तो नहीं होगा। अब आपको नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स के बारे में। एक चीज से तो आप सेटिस्फाई है कि ये पेयर ऑफ प्राइम्स है। ट्विन प्राइम्स होने के लिए कम से कम दोनों नंबर्स के बीच में एटलीस्ट 2 का गैप होना चाहिए, मतलब। और 2 और 3 तो कॉन्जुगेटिव नंबर है, हमें पता है जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं वो को प्राइम तो होते ही हैं, इनका एचसीएफ 1 होता है, तो मींस आर भी इसके लिए ट्रू है। इज अ पेयर ऑफ इवन नंबर, ये तो है ही नहीं, तो ये तो गया काम से। अब बी के लिए देखते हैं। देखो ये 11 और 13 है, पेयर ऑफ प्राइम्स होते हैं पक्का। ट्विन प्राइम्स, दोनों के बीच में 2 का गैप है, ये भी होगा दोनों प्राइम नंबर्स के बीच में। इज अ पेयर ऑफ को प्राइम, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन प्राइम्स का क्या है? एचसीएफ 1 हो, तो 11 और 13 का एचसीएफ 1 है, तो ये भी है। इज अ पेयर ऑफ इवन नंबर, हमें ये तो पता है 11 और 13 इवन नंबर नहीं होते क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। सी के लिए देखते हैं, सी किस प्रॉपर्टी के साथ जो है मैच करता है। सी देखो 5 एंड 11 दोनों प्राइम है, इज अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, एग्जैक्टली। ट्विन प्राइम नहीं है, को प्राइम होगा क्योंकि 5 और 11 का एचसीएफ 1 है, तो आर होगा ये। इज अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स तो बिल्कुल नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। डी को देखते हैं, 2 एंड 6। अब देखो 2 एंड 6 पेयर ऑफ प्राइम्स नहीं है, ट्विन प्राइम्स प्राइम ही नहीं है, ट्विन प्राइम भी नहीं होंगे। अब पेयर ऑफ को प्राइम 2 और 6 का ये भी नहीं। इज अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, डी ऑप्शन करेक्ट है इसके साथ, मतलब एस, केवल ये पेयर ऑफ इवन नंबर्स है। ई को देखते हैं। अब देखो ई क्या है? 23 और 81। 23 तो प्राइम नंबर है, हमें पता है। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू 3 या 3 पावर 4 सीधा ही लिख सकते हैं, ये तो मैंने लिखा ही क्यों है। तो 23 और 3 पावर 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इनका एचसीएफ 1 है, ये तो हमें श्योर है। 23 एंड 81 इज अ पेयर ऑफ प्राइम्स नहीं है, 81 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 3 इसको डिवाइड करता है, 27 इसको डिवाइड करता है, 9 इसको डिवाइड करता है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम होने के लिए एचसीएफ 1 होना चाहिए जो कि कंफर्म है, तो इसका मतलब आर। इवन नंबर तो नहीं है, ये तो हमें साफ ही दिख रहा है कि 23 और 81 दोनों इवन नंबर्स नहीं है, तो ये टर्म्स हमारे यहां पर मैच करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर x and a irrational number y is always rational, rational except when y equals to pi, always irrational, irrational except x equals to 0। अब देखो रैशनल और इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हमें समझ में आनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि x तो क्या है? रैशनल नंबर है, y क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या होना चाहिए? ऑलवेज रैशनल। एक रैशनल और एक इर्रेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, 2 रैशनल है और √3 इर्रेशनल है, मल्टीप्लिकेशन 2 √3 होगा जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो ऑलवेज इर्रेशनल तो बात नहीं बनेगी। रैशनल एक्सेप्ट व्हेन y इक्वल्स टू पाई, अगर हम y को पाई रखें इसके अलावा ये हर जगह रैशनल होगा तो नहीं है। पाई की जगह हमने √3 रखा तब भी ये इर्रेशनल आ रहा है, तो ये भी फॉल्स है।
ऑलवेज इर्रेशनल, भाई ऑलवेज इर्रेशनल तो कैसे हो सकता है? आप एक रैशनल और एक इर्रेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग 5 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की तरफ एक बार नजर घुमाना, एक्सेप्ट वन एक्स इक्वल टू 0। अब 0 तो एक रैशनल नंबर है, 0 को मैंने इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 0। ये रैशनल, ये इर्रेशनल और ये मल्टीप्लाई रैशनल मिला। ऑलवेज इर्रेशनल भी ट्रू नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, हमेशा इर्रेशनल होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। जब आप x 0 रख रहे हो ना, तब तो ये रैशनल मिल रहा है। इसके अलावा आप एक रैशनल को और एक इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इर्रेशनल आपको देगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को? ऑप्शन डी। क्लियरली समझ लीजिएगा इस चीज को। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो सभी ऑप्शन का प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12 cube into 3 power 4 into 5 square, find the total number of even factors of n। अब देखो इस तरह के टर्म में जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं या ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें। तो वो कैसे निकालने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए फर्स्ट यू कैन स्प्लिट इन दी प्राइम। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसका सबसे पहले। मैं नंबर को n मान लेता हूँ, सॉरी n दिया ही हुआ है, 12 क्यूब, तो देखो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, या मैं कह दूं 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 पावर 4 तो 3 पावर 4 ही रहेगा, और 5 पावर 2 5 पावर 2, तो ये कितना हो गया? 2 पावर 6 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखो यहां पे पार्ट्स को मर्ज कर लें, तो 2 पावर 6, 3 पावर 7 और 5 पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? जब प्राइम हमें मिल जाते हैं तो इनमें सब में 1 ऐड करके हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? 6 प्लस 1, 7 प्लस 1, और ये जो प्राइम पे पावर्स है इन सब में 1 ऐड करके ऐड, तो 7 इंटू 8 इंटू 3, 7 8 जब 56 इंटू 3, तो 168 हो गया है। तो मल्टीप्लाई, ये है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको एक चीज पता है कि इंक्लूडिंग इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स, यहाँ पे दोनों कंडीशंस हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब प्रॉब्लम क्या है? हमें फाइंड करना है इवन फैक्टर्स। तो एक लॉजिकल टर्म आपको बताता हूं। आपको एक चीज पता है, ऑड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑड के साथ, मींस 3 इंटू 7, 5 इंटू 3, तो आपने एक एनालिसिस किया होगा कि ऑड इंटू ऑड इज ऑलवेज प्रोवाइड अ ऑड। 5 इंटू 3, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 तो लिख लिया, 7 इंटू 5। तो जब भी हम लोग ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको हमेशा ऑड मिल रहा है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग, इवन नंबर मल्टीप्लाई विथ इवन नंबर्स, तो क्या होगा इसमें? 5 इंटू 4, क्या कह सकते हो आप? 6 इंटू 4, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। अब चेंज करते हैं, एक इवन और एक ऑड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, एक इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट ले लिया। ये यहाँ पर 8 कर लेता हूँ मैं इससे, है ना, 8 4 जा 32। तो इवन को जब इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑलवेज आपको इवन मिल रहा है। इवन इंटू ऑड करते हैं, जैसे ये मैंने बोला 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30।
तो ये कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे टोटल फैक्टर से मुझे इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इवन आता है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इवन आ रहा है। तो इवन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन ऑड के लिए एक यूनिक कॉम्बिनेशन है कि जब आप किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ही आपको ऑड फैक्टर्स मिलेंगे। इससे तो आप एग्री करते हैं टर्म को। तो मैं क्या करूं, अगर इसमें से ऑड फैक्टर्स हटा दूं, ऑड फैक्टर्स कब मिलेंगे, जब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब भी ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर मिलता है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इवन मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑड टर्म के मल्टीप्लिकेशन से ही मिलेगा, इनटू कितने हो जाएंगे 7 + 1 और 2 + 1, तो ये 8 × 3, 24 हमारे पास ऑड फैक्टर्स हैं। ये हमने निकाल लिया और ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, इसी को अप्लाई करने की वजह से हमने क्या है ऑड फैक्टर्स निकाले। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स में से 24 माइनस कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने निकल जाएंगे यहाँ पे 144। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने टर्म देखा कि हमने देखा कि अगर टोटल फैक्टर्स में से ऑड ऑड से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा ऑड मल्टीप्लिकेशन दे रहा है आपको, ये मैंने लिखा नहीं था। इवन इवन से मल्टीप्लाई होकर इवन दे रहा है, इवन ऑड से मल्टीप्लाई होकर जो है हमें इवन दे रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है ऑड वाला। तो हमने ऑड फैक्टर्स फाइंड करने का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, टोटल फैक्टर्स में से ऑड माइनस किए, हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मिल गए। क्लियर है? चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है 4 पावर x माइनस 10 × 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज लगाते हुए सॉल्व करते हैं इस टर्म को। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 पावर x मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 × 2 पावर x माइनस 1, इसे हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे ऐसा लिखें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, क्लियर। अब देखो 2 पावर x को 2 मिनट के लिए मैं न्यू वेरिएबल मान लेता हूं, तो हम लोग इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है इसका फैक्टर बना सकते हैं। अगर मैंने मान लिया लेट्स सपोज, तो ये क्या होगा a² माइनस 5a। अब देखो 24, 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है 24 आ जाए, तो 8 और 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 8a। क्लियर, यहां से a कॉमन ले लें, a माइनस 8 और यहां से 3 कॉमन, दिस इज ऑल्सो, तो क्या हो जाएगा a + 3 और a - 8। क्लियर, a + 3 और a - 8, और ये हमने माना था 2 पावर x को, तो ये हो गया 2 पावर x + 3 और 2 पावर x - 8 इक्वल टू 0। अब यहां पे एक चीज देखना ध्यान से, हमें ये चीज पता है a पावर x मीन्स किसी पॉजिटिव नंबर पे कोई x है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप ये तो कह सकते हैं, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये टर्म तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या है 2 पावर x - 8 = 0, यही पॉसिबिलिटी है।
ये तो श्योर है। तो क्या होगा, क्योंकि जीरो होने के लिए अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए, बट ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी नंबर के ऊपर रियल पावर लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। यहां से क्या हुआ, 8 मतलब 2 का क्यूब, तो x कितना हो गया कंपेयर करने से, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3। आई थिंक इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 2 पावर 2x माइनस 6 पावर x इक्वल टू 18 इंटू 3 पावर 2x। तो क्या करें यहाँ पर, देखो इस सभी टर्म को हम लोग को है इक्वल बनाना चाह रहे हैं इस तरह की टर्म को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 पावर 2x का सभी जगह डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्या कह रहा है, हमें वही x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहां पे दिया हुआ है टर्म 4 इंटू 2 पावर 2x माइनस 6 पावर x इक्वल्स टू 18 इंटू 3 पावर x। हम लोग क्या करें 2 पावर 2x को डिवाइड कर देते हैं सभी जगह। तो ये टर्म क्या हो गया 4 इंटू ठीक है, क्लियर। यहां से ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पावर 2x, तो ये तो रह गया 4 माइनस 2 पावर 2x मतलब 4 पावर x, पावर है तो 6, तो ये माइनस 3/2 पावर x। क्लियर है ये चीज, इसको हम 4 पावर x लिख सकते हैं और ये 6 की पावर x है और 4 की पावर x है, तो 6/4 पावर x मतलब 3/2 पावर x हमने किया। यहां पे भी 4 पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 पावर x। क्लियर है। अब चाहे तो हम लोग 18 से एक बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें, 2 पावर 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो मैंने क्या किया 2 पावर x, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि ये जो है 2x है। क्लियर, तो ये 3/2 पावर 2x हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया था। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं एक बार 3/2 पावर x को हम लोग एक नया वेरिएबल a अज्यूम कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात होती है। a मान लिया, तो 3/2 पावर x को a, तो ये 18a स्क्वायर, ये उधर गया 3/2, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस a, और ये क्लियर है। अब पहले 18 इंटू 4 करें तो ये 72 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से फैक्टर करने की माइनस का 72 हमें मिले, तो 8 9 72, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम लोगों ने फैक्टर किए, तो प्लस का 9 और माइनस का 8 होगा। तो ये टर्म हो गया 18a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर, यहां से 9a कॉमन ले लें, तो ये a+1, और यहां से हम लोग क्या कॉमन लें -4 कॉमन ले लें, ये 2a+1 होगा, सॉरी 9a कॉमन लिया हमने, यहां से -4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया, तो ये टर्म हो गया 2a+1। ठीक, ठीक, a क्या माना था हमने 3/2x, तो 2 इंटू ये फर्स्ट फैक्टर हो गया और 9 इंटू
क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है, वो चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि a पावर x इज ग्रेटर देन 0। प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला ही टर्म 0 होना चाहिए। एग्जैक्टली अब ये वाला टर्म 0 होने के लिए 9 इंटू इस वाले टर्म को 4 बनना पड़ेगा। इस वाले टर्म को 4 बनने के लिए 4/9 के इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला टर्म क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, या मैं इसे क्या लिखूं, कंपैरिजन के लिए अगर मैं इसे उल्टा कर दूं 9/4 मींस 3/-2। एग्री कर रहे हैं इससे? भाई मैंने जैसे उल्टा किया पावर -1 हो जाएगी, 9/4 पावर -1, 9 को 3 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर हमने -2 में यहाँ पे लिख दिया। तो कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। क्लियर है? तो पैटर्न मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको दिमाग खर्च करना होगा इसे सॉल्व करने के लिए। इजी वे के अंदर नहीं आएंगे, थोड़ा सा पैटर्न बनाते हुए हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 पावर 2x - 3 -9 पावर x - 1 प्लस 27 पावर 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 675। ठीक है, x फाइंड करना है। 3 पावर 2x - 3 -9 पावर x - 1 प्लस 27 पावर 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 675। ठीक है, थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करता हूं मैं ऐसे। 3 पावर 2x मतलब 9 पावर x अपॉन 3 पावर 3 27 लिख सकता हूं, माइनस 9 पावर x अपॉन 9 प्लस 27 पे 1/3 पावर है मतलब 3 पावर 2x, तो ये 9 पावर x ही रह जाएगा। क्लियर है? 27 पे पहले 1/3 पावर हमने लगाया तो ये 3 का क्यूब होता है 27, तो ये 3 रह गया, और 3 पे पावर 2x मतलब 9 पावर x। क्लियर है? एलसीएम ले लें यहाँ पे 27 या 9 पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये टर्म क्या रह गया, 1/27 माइनस 3/27 हो जाएगा ये, और प्लस क्लियर है? तो 27 28 माइनस 25/27 सीधा सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो 27 में 1 ऐड किया 28 और 28 में तो 20। सॉल्व करते हैं इस टर्म को, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, 9 पावर x 675 इंटू 27/25। देखो 25 से 2 टाइम 50, 175, 25 से 7 टाइम। ठीक है, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3, क्या इसे मैं क्या लिखूं, 3 पावर 2x इक्वल्स टू 3 पावर 6, तो 2x इक्वल्स टू 6 यहां से कंपैरिजन से, और x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर है आपको ये टर्म? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 पावर x प्लस 2 माइनस 1/7 पावर x प्लस 1 है ये, माइनस 14 इंटू 7 पावर x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 7 पावर x इक्वल टू 48। ठीक है, एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूँ क्लियरली आपके सामने, 7 पावर x प्लस 2 माइनस 1/7 पावर 1/7 इंटू 7 पावर x प्लस 1 माइनस 14 इंटू 7 पावर x माइनस 1
प्लस 2 इंटू 7 पावर एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, अब यहां देखो इसका क्या लिख सकते हैं, 7 पावर एक्स इंटू 49, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे भाई। 7 पावर एक्स और 7 पावर 2 को मैंने अलग करा, 1/7 इसमें भी अलग किया तो ये टर्म कैंसिल। 14 इंटू 7 पावर एक्स अपॉन 7 हो जाएगा 7 पावर -1 अलग करने के बाद, प्लस 2 इंटू, क्लियर। देखो ये तो हो गया 49 इंटू 7 पावर एक्स, यहां से -7 पावर एक्स, ये माइनस का 2 इंटू 7 पावर एक्स और ये प्लस का 2 इंटू 7 पावर एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 0 हो गया। अब ये 49 टाइम्स 7 पावर एक्स है और ये 1 टाइम 7 पावर एक्स है, तो ये क्या हो गया, तो 7 पावर एक्स इक्वल टू 1, 48 का डिवाइड किया, ये तभी होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सिंपल प्रॉब्लम है, बस जो हमें टर्म दिया हुआ है जनरल वी के अंदर हमें सॉल्व करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 5/3 पावर एक्स प्लस 1 इंटू 9/25 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 5/3 पावर 9। ठीक है, अब देखो यहां पे एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 5/3 पावर x प्लस 1 इंटू 9/25 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 5/3 पावर 9। अब देखो इस टर्म को मैं 3/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पावर एक्स प्लस 1 होगा, इसको उल्टा किया, -2 इंटू इक्वल टू, बेस सेम होने पर टर्म्स ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 22 इक्वल टू 5/3 की पावर 9। तो देखो ये क्या हो गया, -2x स्क्वायर माइनस 3x, ये -4x और प्लस x मिलके माइनस का 3x प्लस 1 और प्लस 22 मिलके बेस इक्वल है, दोनों साइड टर्म है, तो पार्ट्स को कंपेयर कर देते हैं। पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या वैल्यू मिलेगा, -2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 23 इक्वल टू 9 होना चाहिए अगर दोनों टर्म इक्वल है। इसको इस साइड ले आए या उसको उस साइड ले चलते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 23, तो 14 इंटू 2 -28। अब हमें 3x के इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि -28 हमें मिले। तो देखो 28 7 4 जो 28 होता है, बात बन गई आपकी, इसके फैक्टर्स कर दें बस तो हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर, यहां से x कॉमन ले ले, 2x प्लस 7, यहां से -2 कॉमन ले ले, तो ये भी 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये टर्म बन गया 2x प्लस 7 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -7/2 और 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। देखो यहां पे दिया हुआ है 5 पावर 2x इक्वल्स टू 3 पावर 2x प्लस 2 इंटू 5 पावर x प्लस 2 इंटू 3 पावर x। ठीक, वही x के लिए सॉल्व करना है हमें इस टर्म को।
टर्म दिया हुआ है 5 पावर 2x इक्वल्स टू 3 पावर 2x प्लस 2 इंटू 5 पावर x प्लस 2 इंटू 3 पावर x। इस साइड को सॉरी इस 3 पावर 2x को मैं साइड ले आऊं, प्लस 2 अगर कॉमन ले लें तो ये टर्म, अच्छा ये इक्वल टू में उस साइड रहेगा और ये 3 पावर x। क्लियर? तो आपको साफ नजर आ रहा है ये 5x का होल स्क्वायर है और ये 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये टर्म हो जाएगा 5x प्लस 3x टू 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2 टाइम्स। क्लियर है? इस टर्म को इधर ले आऊं तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मैंने लिखा माइनस 2 पावर फाइव पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स कॉमन ले लेता हूं यहां से, इन दोनों टर्म में से, तो यहां क्या रह जाएगा 5 पावर एक्स माइनस 3 पावर एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे वही टर्म आ गया है, इस पे पावर x कोई रियल नंबर है x, ये हमें पहले ही बताया हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है और ये दोनों ही टर्म पॉजिटिव होगी, हम लोग जानते हैं। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा इसका मतलब, इधर देखें तो क्या 0 होगा 5 पावर x माइनस ये टर्म 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब 5 पावर x इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो ये टर्म इक्वल होनी चाहिए, तो यहां पर अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 3 प्लस 2 5 और ये 5, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिंपली कंपैरिजन से हमने निकाल लिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं वो अपना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, if 2 into square root of 3 plus square root of 5 minus square root of 13 plus 48 equals to square root of 4 plus root b where a and b are natural number, find a plus b। तो अगर a plus b की बात करें तो I think this term is also a, ये टर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। कंपेयर करके निकालते हैं। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है हमें 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 माइनस 13 प्लस कुछ ये टर्म। अब देखो इस टर्म को स्क्वायर से बाहर निकालना है तो कुछ ना कुछ परफेक्ट बनना चाहिए। अब देखो मैं थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करें, 13 प्लस रूट 48 16 इंटू 3 होता है मतलब 4 रूट 3। अब ये टर्म 2ab, a इंटू बी क्या होना चाहिए यहां पे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं 2 और रूट 3, तो यहां पे मैं क्या लिखूं 13 को 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां अगर ऐसा लिखता हूं मैं तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये तो बात नहीं बनेगी क्योंकि हमें 13 प्लस, अच्छा मैं एक काम करता हूं रूट 12 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये देखो टर्म क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 13 तो बन गया प्लस 2ab, 2 इंटू 12, तो यहां से 12 को हम लोग 4 इंटू 3 मतलब 2, बात बन गई, बहुत बढ़िया। तो देखो इस टर्म को मैंने क्या लिखा कंपैरिजन करते हुए 2 इंटू 3 प्लस ये वाला जो टर्म है इस स्क्वायर रूट के अंदर रूट
12 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अब यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा टर्म पे, और ये टर्म क्या बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 माइनस रूट 12 माइनस 1। एग्रीड है? तो ये 4 माइनस रूट 12 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये अंदर स्क्वायर रूट और ये 4 माइनस रूट 12। फिर से यही काम करना है हमें। अब 4 माइनस रूट 12 मतलब रूट 12 का मतलब 4 इन 2 रूट 2 2 रूट 3। भाई रूट 12 का मीनिंग क्या होता है 2 रूट 3। तो इसको 1 और 3 में तोड़ ले अगर हम लोग, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, यही टर्म बन रहा है ना। रूट 12 का मतलब 2ab। तो हमने क्या लिखा इससे, यहां से ये टर्म्स मैं यहां पे रब कर रहा हूं, तो यहां से मैंने लिखा इसको 2 इंटू, समझ रहे हैं बात को, 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 माइनस 1, तो ये टर्म हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। क्लियर है? ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये वाला टर्म, तो ये 2 प्लस रूट 3 बन गया है। अब इसे क्या लिखे हम लोग, अब देखो यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो 4 की फॉर्म में जाएगा, तो 8 प्लस 4 रूट 3। इसको फिर से स्प्लिट करते हुए देखें तो देखो ये रूट 2 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर बन रहा है, यहां स्क्वायर रूट चल रहा है, देख लो रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 8 2ab मीन्स 2 इंटू रूट 12, 2 रूट 3 तो 4 रूट 3 हो गया, यही टर्म इससे बन रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई रूट 2 प्लस रूट 6, जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है हमें रूट a प्लस, तो a 2 हो गया और b 6 हो गया, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 के इक्वल। क्लियरली? तो अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खर्च करते 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 हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। क्लियरली गुड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है विच इज ग्रेटर क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ पावर रूट ऑफ 5। बता सकते हो क्या ये या फिर ये वाला टर्म। अब देखो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के कंपैरिजन जब भी करने हो थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है कई बार हमारे लिए, हम ये जो फोर्थ पावर और 3 पावर है इनका एलसीएम निकालते हैं, 3 और 4 जो भी यहां पे लगा हुआ है 12। तो मैं इसे क्या बनाऊंगा 3 पावर 1/12 और 5 पावर। अब एक चीज जानते हैं ये होना तो 1/4 ही चाहिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे, भाई देख लो 5 पावर 1/4 ही है और ये 3 पावर 1/3 है। दोनों पे पावर सेम करने से हमारे लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा। आपको पता है ये 81 का पावर 1/12 है और ये 125 की पावर। क्लियरली दोनों पे पावर 1/12 है, तो विच वन इज ग्रेटर 125 पावर 1/12 मीन्स ये वाला टर्म जो है वो ग्रेटर होगा। ये फाइंड करना था हमें, इजी। अगला देखिए, देखो सेकंड में दिया हुआ है 8th पावर ऑन 12 और 1/4 पावर ऑफ 16। अब यहां तो हमारे लिए काम इजी हो गया, आपको पता है ये होता है 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये 2 हो गया। अब 12 पावर 1/8
12 का 1/8 रूट। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इसको मान लो 2 में कन्वर्ट नहीं करता, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो पर इस तरीके से अंदाजा लगाने से प्रॉब्लम बहुत होती है। मान लो 8 और 4 का एलसीएम लेता मैं, तो मैं क्या करता इसे 8 ही आता, और इसे हम लोग दोनों पार्ट्स को 1/8 बनाते, तो ये 12 पावर 1/8 रह जाता, और ये 16 पावर 1/8 होता, तो ये 16 स्क्वायर। अब आपको पता है 16 स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन 12, क्योंकि 1/8 पावर तो दोनों जगह आ गया, तो साफ ही हम लोग कह सकते हैं दिस वन इज ग्रेटर देन 256 होता है। तो यहां पे कौन सा ग्रेटर होगा, क्लियरली विनर है 4th पावर रूट ऑफ 16। क्लियर, आगे चलें। √2 और क्यूब रूट ऑफ 3, टू और 3 का एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा। और ये दोनों का एलसीएम लिया, पावर को 6 बनाया, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्यूब लगाएंगे, तो वापस से 1/2 पावर, और ये 2 का क्यूब 8 पावर 1/6, और 3 का स्क्वायर, तो 9 पावर 1/6 इज ग्रेटर देन 8 पावर 1/6, मीन्स क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल प्राइम्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ एज सम एज डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम्स। यहाँ पे हमें ऐसा प्राइम नंबर बताना है, या ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जो कि वो नंबर्स किसी और प्राइम की फॉर्म, सम की फॉर्म में या फिर डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, एज वेल एज डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम्स। तो यहाँ पे देखना एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन भी है। हमें पता है कि वो प्राइम नंबर 2 नंबर्स का सम और 2 नंबर का जो है डिफरेंस की फॉर्म में जो है बता रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि जो प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 को आप स्प्लिट करेंगे तो 2 प्राइम का सम में तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते क्लियरली। और एक चीज और है, 2 के अलावा बाकी सभी प्राइम नंबर्स जो क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो 2 प्राइम का डिफरेंस या 2 प्राइम का सम, तो ये तो पॉसिबिलिटी है इसमें से एक नंबर इवन होगा। क्लियर, एक नंबर इवन होने के लिए हम लोगों को पता है कि जो है प्राइम के बीच का डिफरेंस 2 पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, बट अगर हम लोग जजमेंट करें, हिट एंड ट्रायल से अप्लाई करें यहाँ पर, तो देखो आपको देखते पता लग जाएगा कि ऐसा नंबर इकलौता प्राइम 5 है। क्यों, क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, और 5 को आप क्या लिख सकते हो, जो मैं बात कर रहा था कि एक इवन प्राइम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, उसी से बात बनेगी क्लियरली। तो यही पॉसिबल केस है कि आप इस प्राइम को 2 प्राइम के सम और 2 प्राइम के डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। एग्जैक्टली अभी इसका बहुत डिटेल हम लोग एनालिसिस नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप प्राइम में बहुत डीप जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत डिफरेंट है, रूटीन टर्म से नहीं है। दिस इज अ रिलेटेड क्वेश्चन टू अ नॉन रूटीन प्रॉब्लम। तो जब आप प्राइम में बहुत डिटेल में चीजें समझ जाएंगे तो हम इसका बहुत डिफरेंट एनालिसिस भी आपको जरूर से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, फाइंड 3 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट देयर आर नो प्राइम्स बिटवीन n and n+10 and 3 least positive integers m such that there are no primes between tan m and tan m+1। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड 3 least positive integers n such that there are no primes between n and n+10। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसका डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग प्राइम की टेबल देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 113, 139 एंड 181। तो उसके अकॉर्डिंगली m की वैल्यूज हमें मिलेगी 20, 51 एंड 62। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखो सामने जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो कुछ इस तरह का पैटर्न है कि p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू q स्क्वायर प्लस r। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है, स्पेशल केस है, ध्यान रखना होगा कि अगर p की वैल्यू 5x प्लस 13, q की वैल्यू 3x प्लस 7 और r की वैल्यू 4x प्लस 1 और ये सभी नंबर प्राइम है, तो ये इक्वेशन इसके इक्वल होगी। उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इसके कि 13 स्क्वायर प्लस 1
इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। पी क्यू आर क्या है यहाँ पर, प्राइम है, तो 13 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, 11 भी प्राइम। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड किया। 17 स्क्वायर प्लस 1 को 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, 23 स्क्वायर प्लस 1 को 13 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, दो प्राइम के उसमें, और 31 स्क्वायर प्लस 1 को 11 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। क्लियर है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल प्राइम्स पी क्यू आर सच दैट द नंबर्स पी इंटू पी प्लस वन, क्यू इंटू क्यू प्लस वन एंड आर इंटू आर प्लस वन फॉर्म एन इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टफ क्वेश्चन है, केवल याद रखिए सॉल्यूशन क्या होगा। जो नंबर्स हैं वो होंगे यहाँ पे p की वैल्यू जो है 127, 3697 और r जो है 5527 होगा। ये एक आइडेंटिटी फॉलो करते हुए जो है हम लोगों ने ये टर्म फाइंड की है। वो आइडेंटिटी आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, जैसा हमने बताया था कि ये तीन नंबर्स जो हैं पॉसिबल हैं। फाइंड ऑल द प्राइम्स पी क्यू आर सच दैट द नंबर्स पी इंटू पी प्लस वन, क्यू इंटू क्यू प्लस वन, आर इंटू आर प्लस वन फॉर्म एन इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 127, 3697 एंड 5527। अभी तो हमने इसको ऑब्जर्वेशन से निकाला है। प्राइम के बारे में जब बहुत डिटेल में आप समझ जाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे निकला हुआ है। इसके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं, फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, जब जरूरत होगी तब बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला हुआ है फाइंड 5 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच एन स्क्वायर प्लस 1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम्स एंड फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच एन स्क्वायर प्लस 1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट ऑड प्राइम्स। 3 डिफरेंट प्राइम्स एंड 3 डिफरेंट ऑड प्राइम्स। क्लियर है? तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे 5 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड 5 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच एन स्क्वायर प्लस 1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम्स एंड फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच एन स्क्वायर प्लस 1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट ऑड प्राइम्स। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब फाइंड किया तो एन की वैल्यू 13, 17, 21, 23 और 112 रखने पे हमें क्या मिला, ये नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 डिफरेंट ऑड प्राइम्स का मल्टीप्लिकेशन हमें मिला। तो एन की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 13, 17, 21, 23 एंड 112। एक तरीके से अभी तो मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है ये, तो आपको ये टर्म ध्यान रखनी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे इसमें। क्लियर है? तो आज के जो लेक्चर में है हम लोगों ने अपने वर्कशीट 1 को डिस्कस किया है। आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आपको वर्कशीट 2 के सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।